Hello students, as you all know, we were discussing the chapter Forms of Business Organization. Earlier, we have done sole proprietorship, joint Hindu family business, partnership and cooperative society. Now here the last topic, that is joint stock company. Let's discuss the meaning of joint stock company. A company is an association of persons formed for carrying out business activities and has a legal status independent of its members. इन अनदर वर्ड्स, कुछ पर्सन्स मिलके एक एसोसिएशन बना लेते हैं और इसकी अपना मेंबर से अलग एक लीगल स्टेटस है। बिजनेस की एक्टिविटीज़ को कैरी करने के लिए ये एसोसिएशन बना लेते हैं। इसका डिटेल में हम यहाँ पे मीनिंग डिस्कस करेंगे। कुछ अनदर टर्म्स हैं यहाँ पे। हेयर अ कंपनी कैन बी डिस्क्राइब्ड एज एन आर्टिफिशियल पर्सन। इसको आर्टिफिशियल पर्सन क्यों माना जाता है? बिकॉज इसकी अपने मेंबर से सेपरेट एक लीगल एंटिटी कंसीडर होती है। परपेचुअल सक्सेशन यानी कि कंटिन्यू बिजनेस चलता रहता है। मेंबर्स चाहे नए आए चाहे पुराने हैं, अपने इनका बिजनेस चलता रहता है। कॉमन सील मीन्स इनके कंपनी के अपनी खुद के सिग्नेचर्स हैं, जिसको कॉमन सील बोला जाता है। दीज आर सम फीचर्स दैट वी विल डिस्कस लेटर ऑन। एंड द कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज गवर्नड बाय कंपनीज एक्ट 2013। जो भी कंपनीज हैं वो कंपनीज एक्ट 2013 की प्रोविजंस के अकॉर्डिंग ही गवर्न की जाती हैं। हेयर द डेफिनेशन एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 20 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। अ कंपनी मीन्स कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट। जो भी कंपनी हो इस एक्ट के अंडर इनकॉर्पोरेट हुई हो, इनकॉर्पोरेट मीन्स रजिस्टर हुई हो, या फिर कंपनीज का जो भी प्रीवियस लॉ थे कंपनीज एक्ट 1956 और उसके अकॉर्डिंग जो भी अमेंडमेंट्स हुई हैं उसके प्रोविजंस के अकॉर्डिंग जो कंपनी स्टैब्लिश है वही कंपनी कंसीडर की जाती है। हियर वी विल डिस्कस सम फीचर्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। The first point here is separate legal entity, artificial person, formation, perpetual succession, control, limited liability, common seal, and the last point here is risk bearing. We will discuss all these points in detail. Let's discuss the first point here, separate legal entity. From the day of its incorporation, a company acquires an identity distinct from its members. जब से इसकी इनकॉर्पोरेशन हो जाती है यानी कि इसका रजिस्ट्रेशन हो जाता है, कंपनी की अपने मेंबर से अलग एक स्पेशल आइडेंटिटी क्रिएट हो जाती है। इट्स एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ आर सेपरेट फ्रॉम दोज ऑफ इट्स ऑनर्स। जो भी कंपनी की एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ हैं वो ऑनर्स से अलग कंपनी के माने जाते हैं। एज आई टोल्ड यू, कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है, जो हम नेक्स्ट पॉइंट में भी डिस्कस करेंगे। तो कंपनी के एसेट्स एंड लायबिलिटी ऑनर्स के नेम से नहीं, कंपनी के नेम से जाने जाते हैं। द लॉ डज नॉट रिकॉग्नाइज बिजनेस एंड ऑनर्स टू बी वन एंड द सेम। ऑनर और बिजनेस को अलग अलग माना जाता है। लॉ डज नॉट कंसीडर देम टू बी वन एंड सेम, so it has separate legal entity. Second point, artificial person. A company is a creation of law. कंपनी को क्रिएट कानून ने किया है। It has been created by law and it exists independent of its member. अपने मेंबर से अलग इसकी अपनी एक रिकोगनीशन है। लाइक नेचुरल पर्सनस, कंपनी कैन ऑन प्रॉपर्टी। नेचुरल पर्सनस की तरह कंपनी के नाम पे प्रॉपर्टी को खरीदा जाता है। प्रॉपर्टी कंपनी के नेम से खरीदी जाती है, मेंबर्स के नेम से नहीं खरीदी जाती। incur debts, borrow money, enter into contracts. कंपनी डेट्स इनकर करती है, राइट, पब्लिक से बनी मनी बोरो करती है, कंट्रैक्ट्स करती है अनदर पार्टी के साथ, थर्ड पार्टी के साथ, कैन स्यू, दूसरों के ऊपर केस भी कर सकती है, एंड बी स्यूड, उसके ऊपर भी केस हो सकता है, राइट। बट अनलाइक देम इट कैन नॉट ब्रीथ, रन, टॉक एंड सो ऑन। लेकिन इंसान की तरह बोल नहीं सकती, चल नहीं सकती और सांस नहीं ले सकती। Therefore can be called as an artificial person. In simple words, कंपनी के जो भी प्रॉपर्टी है कंपनी के नेम से खरीदी जाती है, ऑनर्स या मैनेजर्स के नेम से नहीं खरीदी जाती। जो भी मनी बोरो होती है वो कंपनी के नेम से होता है, जो भी कंट्रैक्ट्स हैं वो कंपनी के नेम से होते हैं। लेकिन एक नेचुरल पर्सन की तरह वो सांस नहीं लेती, चलती नहीं है, इसलिए इसको आर्टिफिशियल पर्सन कहा जाता है। थर्ड पॉइंट हियर इज फॉर्मेशन. Formation of a company is time-consuming, expensive, and complicated process. It involves preparation of several documents and compliance with several legal requirements. जब कंपनी को फॉर्मेट करने की बात आती है तो ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। इस बहुत एक्सपेंसिव भी है और ये कॉम्प्लिकेटेड भी है। इसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, राइट, एंड ऑल्सो इट रिक्वायर्स सेवरल लीगल रिक्वायरमेंट्स
बिफोर इट कैन स्टार्ट फंक्शनिंग, कंपनी काम करना शुरू करे इससे पहले उसको इनकॉर्पोरेट करना पड़ता है, इनकॉर्पोरेट करवाना ज़रूरी है। सच कंपनीज विच आर इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट 1956, जो कंपनीज 1956 एक्ट की प्रोविजंस के अकॉर्डिंग इनकॉर्पोरेट हुई हैं, या एनी अदर कंपनी लॉ शेल बी इंक्लूडेड, एनी अदर कंपनीज शेल बी इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ कंपनीज। वो कंपनीज तभी कंसिडर होती हैं जब वो कंपनीज की लिस्ट में आ जाती हैं, राइट। तो फॉर्मेशन कंपनी का थोड़ा ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है एज वी कंपेयर विद सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप एंड एनी अदर फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हियर द नेक्स्ट पॉइंट इज परपेचुअल सक्सेशन। अ कंपनी बीइंग क्रिएशन ऑफ लॉ एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर, जैसे कि आपको मैंने बताया कंपनी लॉ के थ्रू क्रिएट हुई है, एंड कैन बी ब्रॉट टू एंड ओनली बाय लॉ, तो इसको ख़त्म भी बंद भी कानून के द्वारा ही किया जाएगा। इट विल ओनली सीज टू एग्जिस्ट व्हेन अ स्पेसिफिक प्रोसीजर फॉर इट्स क्लोजर इज कंप्लीटेड। कंपनी को क्रिएट करने वाला भी लॉ है, कंपनी का एंड भी लॉ के थ्रू ही होगा। बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं इसको क्रिएट करने के लिए और इसको बंद करने के लिए। मेंबर्स में कम, मेंबर्स में गो, मेंबर्स में कम, नए मेंबर्स आएंगे, पुराने चले जाएंगे, बट कंपनी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कंपनी चलती रहती है। तो इसीलिए ये फीचर का नेम है परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल का मतलब होता है कंटिन्यूस, कंटिन्यू सक्सेस करती रहती है, आगे चलती रहती है। Here the next point is control. Management and control of affairs of company is undertaken by board of directors. Company का control and management board of directors के हाथ में है. Now who are the board of directors? Which is appointed by top management officials running for business. बिजनेस को रन करने के लिए जो टॉप मैनेजमेंट ऑफिशियल्स हैं वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबर्स को इलेक्ट करते हैं, और वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही इसको एक्चुअली में कंट्रोल एंड मैनेज करता है। The shareholders do not have the right to be involved in day-to-day running of business. जो शेयर होल्डर्स हैं कंपनी के, जिन्होंने शेयर्स परचेज करे हुए हैं, ऑनरशिप परचेज करी हुई है, वो डे टू डे फंक्शनिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते। Here the next point is liability. In case of joint stock company, liability of member is limited to the extent of capital contributed by them in a company. जितनी उन्होंने कैपिटल कंट्रीब्यूट करी है, शेयर होल्डर सिर्फ वहाँ तक लाइबल है। The creditors can use only the assets of company to settle their claims. कंपनी के एसेट्स जितने भी हैं उन्हीं से डेट्स को सेटल किया जाएगा, सिंस इट इज़ अ कंपनी एंड नॉट द मेंबर्स दैट ऑज दैट। मैंने आपको पहले बताया कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है, राइट। तो जो भी डेट्स हैं या डॉक्यूमेंटेशन है, सब कुछ मेंबर्स एंड कंपनी को सेपरेट ही कंसिडर किया जाता है उन केसेस में। Members can be asked to contribute to the loss only to the extent of unpaid amount of shares held by them. Members को सिर्फ वो जो पेंडिंग अमाउंट उनकी रहती है उनके लिए ही बोला जाएगा, अदरवाइज नहीं। Let me clear the point of limited liability with an example. Suppose a shareholder in a company holding 2000 share of rupees 10 on which she has already paid rupees 7 per share. जो कंपनी की कैपिटल है, शेयर कैपिटल है, मैं आपको क्लियर कर दूं, कंपनी की सारी कैपिटल छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइडेड होती है जिसको हम शेयर्स कहते हैं। सपोज यू हैव परचेज 10,000 शेयर, आई हैव परचेज 5,000 एंड सम अदर पर्सन हैव परचेज 2,000 शेयर्स, राइट। तो वो जो 2,000 शेयर हैं उस वो 10 रुपीज़ का एक शेयर है, तो टोटल अमाउंट होगी 20,000 शेयर्स रुपीज़ की। 20,000 रुपीज़ की कैपिटल मैंने उस कंपनी की खरीद ली, यानी कि मैंने उसकी ऑनरशिप परचेज कर लिया। तो अब वो 10 रुपीज़ सारे के सारे हम इकट्ठे नहीं देते, तो उसमें से मान लो 7 रुपीज़ हमने दे दिए हैं, तो अब मैंने कंपनी के सिर्फ 3 रुपीज़ देने हैं। इन केस कंपनी डाउन चली जाती है या उसकी पेमेंट ज़्यादा हो जाती है मार्केट में देने वाली, तो उस केस में जो शेयर होल्डर है वो जितनी अमाउंट अनपेड है, यानी कि 3 रुपीज़ 3 इंटू 2,000 6,000 रुपीज़, 3 रुपीज़ पर शेयर, 2,000 शेयर के हो गए 6,000, वो अनपेड अमाउंट के लिए ही लाइबल है। बियॉन्ड दिस शेयर होल्डर इज नॉट लाइबल टू पे एनीथिंग टूवर्ड्स द डेट्स or losses of the company. So it is what? This is limited liability. Liability to the extent of capital contributed. जितनी कैपिटल कंट्रीब्यूट की है सिर्फ वहाँ तक ही हमारी लाइबिलिटी बनती है एक शेयर होल्डर की। तो दिस इज़ द प्लस पॉइंट ऑफ शेयर होल्डर, जो उसकी लाइबिलिटी लिमिटेड रहती है। Here the next point is common seal. A company may or may not have common seal.
यानी कि कंपनी के अपने सिग्नेचर्स एक सील के ऊपर इनग्रेव्ड रहते हैं। जो भी कंपनी के लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं उसके ऊपर कंपनी के कॉमन सील से ही सिग्नेचर होते हैं। अगर कंपनी की कॉमन सील नहीं है, राइट, तो जो इफ़ कंपनी डज नॉट हैव कॉमन सील देन पर्सन साइनिंग ऑन डॉक्यूमेंट शुड बी ऑथोराइज्ड बाय बोर्ड ऑफ रेजोल्यूशन। बोर्ड ऑफ रेजोल्यूशन ने जो भी पर्सन ऑथोराइज किया है उसके ही सिग्नेचर उन डॉक्यूमेंट्स पे हो सकेंगे। Here the next point is risk bearing. Risk of losses in a company is borne by all shareholders. अगर हम इसको कंपेयर करें जॉइंट स्टॉक कंपनी को सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप से, तो जो कंपनी है उसमें जो रिस्क है बहुत सारे शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, स्प्रेड हो जाता है। सोल प्रोप्राइटरशिप में जो भी रिस्क है उसको अकेले को ही बेयर करना पड़ता है। पार्टनरशिप में कुछ फ्यू पार्टनर्स के बीच में रिस्क स्प्रेड होता है, लेकिन कंपनी में वो सारा रिस्क सारे शेयर होल्डर्स के बीच में स्प्रेड हो जाता है। इन फेस ऑफ फाइनेंशियल डिफिकल्टीज ऑल शेयर होल्डर्स इन अ कंपनी हैव टू कंट्रीब्यूट टू द डेट्स टू द एक्सटेंट ऑफ द शेयर्स इन कंपनीज कैपिटल। कंपनी की कैपिटल में जितना शेयर है वहाँ तक सारे शेयर होल्डर जितनी उनकी अनपेड अमाउंट होती है उसके लिए वो कंट्रीब्यूट करते हैं। द रिस्क ऑफ लॉस इज दस गेट स्प्रेड ओवर अ लार्ज नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स। बहुत सारे शेयर होल्डर्स में उसका रिस्क स्प्रेड हो जाता है। Let's discuss merits of joint stock company. The first point is limited liability, transfer of interest, perpetual existence, scope for expansion, and the last point is professional management. Let's discuss all these points in detail. Here the first point is limited liability. मैं ये point आपको features में भी discuss कर चुकी हूँ, तो वो इसका advantage है, वो point इधर भी आ जाएगा। The shareholders are liable to the extent of amount unpaid on the shares held by them. जो उन्होंने shares होल्ड किए हुए हैं उसकी जो अनपेड अमाउंट है, जैसे कि उस एग्जाम्पल में मैंने बताया 10 रुपये का शेयर था, उसमें 7 रुपीज़ पे कर दिए हुए हैं, तो 3 रुपीज़ और देने वाले हैं, तो हमारी लाइबिलिटी उन सिर्फ 3 रुपीज़ पर शेयर की ही है एज पर दैट एग्जाम्पल। ऑल्सो ओनली एसेट्स ऑफ कंपनी कैन बी यूज टू सेटल द डेट्स। आउटसाइड जो भी डेट्स है कंपनी के पास जितने भी एसेट्स हैं सिर्फ उन्हीं के थ्रू ही डेट्स को क्लियर किया जाएगा। ऑनर की पर्सनल प्रॉपर्टी किसी भी तरह के चार्ज से फ्री है। ऑनर की पर्सनल प्रॉपर्टी को यूज नहीं किया जाएगा आउटसाइड डेट्स को पे करने के लिए। दिस रिड्यूसेस द डिग्री ऑफ रिस्क बॉर्न बाय इन्वेस्टर। तो इन्वेस्टर का रिस्क यहाँ पे थोड़ा सा कंट्रोल्ड रहता है। And the next point is transfer of interest. The ease of transfer of ownership adds to the advantage of investing in a company. कंपनी में इन्वेस्ट करने का एक सबसे बड़ा एडवांटेज क्या, हम अपने शेयर्स अनदर पर्सन को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मार्केट में किसी भी टाइम सेल करके अपनी कैश की ज़रूरत को पूरा कर सकते हैं, तो इससे हमारी इन्वेस्टमेंट ब्लॉक नहीं रहती। तो ये कंपनी का फेवरेबल पॉइंट है इन्वेस्टमेंट पर्पस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो हम अपना इंटरेस्ट को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, अनदर पर्सन को अपने शेयर सेल कर सकते हैं। Here the next point is perpetual existence. Perpetual existence या perpetual succession, ये पॉइंट भी हमने फीचर में डिस्कस किया था। कंपनी को किसी की मेंबर की डेथ, रिटायरमेंट, रेजिग्नेशन या इंसॉल्वेंसी, इंसैनिटी, किसी भी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कंपनी की अपनी एक सेपरेट एंटिटी है, कंपनी कॉन्टिन्यू रहती है चाहे मेंबर्स को कुछ भी हो जाए। इट कैन बी लिक्विडेटेड ओनली थ्रू द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट। मैंने बताया था आपको पॉइंट कि इट कैन बी एंडेड। लिक्विडेटेड का मतलब होता है कंपनी ख़त्म होना, कंपनी का बंद हो जाना, तो वो बंद करने के लिए भी लीगल प्रोसीजर फॉलो होता है। कंपनी के मेंबर्स की डेथ, रिटायरमेंट, रेजिग्नेशन से इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये लिक्विडेट क्या होती है कंपनीज की प्रोविजन के अकॉर्डिंग ही। द नेक्स्ट पॉइंट इज स्कोप फॉर एक्सपेंशन। अगर हम कंपेयर करें सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से, तो कंपनी के पास बहुत सारे फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं because further capital can be attracted from public as well as through loans from banks and financial institution. कंपनी बहुत सारा लोन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से भी बोरो कर सकती है और शेयर्स के फॉर्म में पब्लिक से फाइनेंस भी इकट्ठा कर सकती है। सो देयर इज ग्रेटर स्कोप फॉर एक्सपेंशन एज कम्पेयर टू सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप। Investors are inclined to invest in shares. Investors without any hesitation इसमें इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हो जाते हैं बिकॉज ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी। लिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब मैंने आपको बताया था कि उनकी लाइबिलिटी सिर्फ जितनी अमाउंट इन्वेस्ट करिए वहाँ तक लिमिटेड रहती है, उससे ज़्यादा बियॉन्ड नहीं कंपनी बोरो कर सकती। Here the next point is professional management. A company can afford to pay higher salaries to specialists and professionals. कंपनी के पास इनफ फंड्स एंड रिसोर्सेज होते हैं
कि वो स्पेशलिस्ट को और प्रोफेशनल्स को हायर सैलरी पे कर सकती है, जो जिस एरिया में एक्सपर्ट हैं उनको एम्प्लॉय कर सकती है। उसके पास उसके जो ऑपरेशंस हैं वो बहुत ही ज़्यादा डिटेल में होते हैं। उसके लिए काम को डिवाइड करना पड़ता है, डिपार्टमेंट्स बनाने पड़ते हैं और हर डिपार्टमेंट को एक हेड एक्सपर्ट जो है वही उसको हेड करता है, यानी कि वही उसको लीड करता है। दिस लीड्स टू बैलेंस डिसीजन मेकिंग, जिसकी वजह से डिसीजन मेकिंग बहुत ही बैलेंस तरीके से और बहुत ही एफिशिएंटली हो जाती है। तो दैट इज़ वाई दिस इज़ द एडवांटेज ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी, दैट मैनेजमेंट कैन बी डन वेरी प्रोफेशनली। नाउ लेट्स डिस्कस द लिमिटेशंस of joint stock company. Here the points are complexities in formation, and second point is lack of secrecy, impersonal work environment, numerous regulations, delay in decision making, conflict in interest, and the last point is oligarchic management. Now I will discuss all these points in detail. As we have discussed in the features of joint stock company, that formation of joint stock company is very lengthy process. It requires a lot of time, efforts, and knowledge of legal requirements. So this is the disadvantage of joint stock company as well. Complexity in formation. The formation of company requires greater time, efforts, and extensive knowledge of legal requirements, and the procedure involved as compared to sole proprietorship and partnership. फॉर्मेशन ऑफ कंपनी आर मोर कॉम्प्लेक्स, इसका जो फॉर्मेशन प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा लेंथी है, कॉम्प्लेक्स है। सेकेंड पॉइंट इज लैक ऑफ सीक्रेसी. Companies Act requires each public company to provide from time to time a lot of information to the Office of Registrar of Companies. As I told you when I was discussing the merits of partnership and sole proprietorship, उस केस में सीक्रेसी मेंटेन रहती है। सोल प्रोप्राइटरशिप में स्पेशली सीक्रेसी मेंटेन रहती है, उसमें इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल रहती है, ही नीड नॉट टू डिस्कस एनीथिंग विद एनी अदर पर्सन, तो सीक्रेसी मेंटेन रहती है। और ना ही पार्टनरशिप में उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स को पब्लिश करना पड़ता है। लेकिन कंपनी में क्योंकि कंपनी ने सारे के सारा फाइनेंस पब्लिक से रेज करना होता है, तो उसको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स शो करनी पड़ती है, उसको अपनी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन कंपनी के रजिस्ट्रार को देनी पड़ती है। Such information is available to general public. Also, it is therefore difficult to maintain complete secrecy about operations of company. कंपनी क्या क्या एक्टिविटीज़ कर रही है इसके रिगार्डिंग उसको सीक्रेसी मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है, तो इसमें सीक्रेसी बिल्कुल भी नहीं रहती, इंफॉर्मेशन को कॉन्फिडेंशियल नहीं रखा जा सकता। Here the next point is impersonal work environment. इम्पर्सनल वर्क एनवायरनमेंट का मतलब यहाँ पे क्या है, क्योंकि कंपनी के जो ऑपरेशंस है वो बहुत लार्ज स्केल पे होते हैं, ऑनर्स एंड मैनेजर्स का एम्प्लॉयज़ के साथ, कस्टमर्स के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं रहता। सेपरेशन ऑफ ऑनरशिप एंड मैनेजमेंट लीड्स टू अ सिचुएशन, क्योंकि ऑनर्स भी अलग है, मैनेजर्स भी अलग है। जो कंपनी के ऑनर्स हैं वो सेपरेट है, मैनेजर्स ही उसको एक्चुअली मैनेज करते हैं। लार्ज साइज ऑफ अ कंपनी मेक्स इट डिफ़िकल्ट फॉर द ऑनर्स एंड टॉप मैनेजमेंट टू मेंटेन पर्सनल कंटैक्ट विद एम्प्लॉयज़, कस्टमर्स एंड क्रेडिटर्स। कंपनी का लार्ज साइज होने की वजह से टॉप मैनेजमेंट एंड ऑनर्स एम्प्लॉयज़ के साथ, कस्टमर्स के साथ, क्रेडिटर्स के साथ डायरेक्ट कंटैक्ट नहीं मेंटेन कर पाते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट इज न्यूमरस रेगुलेशंस. द फंक्शनिंग ऑफ अ कंपनी सब्जेक्ट टू मैनी लीगल प्रोविजंस एंड कंपल्शन, क्योंकि इसमें बहुत सारी रेगुलेशंस होती हैं, कंपनी को वो सारी रेगुलेशंस को फेस करना पड़ता है। A company is burdened with numerous restrictions in respect of aspects including auditing, voting, filing of reports, preparation of documents, and is also required to obtain various certificates from different agencies. Agencies, registrar of companies और SEBI से उनको certificates भी obtain करने पड़ते हैं। तो these are some restrictions that company has to face every time. Here the next point is delay in decision making. अब इस point को मैं compare करूँ sole proprietorship and partnership से, तो कंपनी में डिसीजन मेकिंग में डिले रहता है, लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप में तो सारे डिसीजन उसने खुद ही लेने होते हैं, और पार्टनरशिप भी इजीली कंसल्ट किया जा सकता है पार्टनर्स को। लेकिन यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो कि टॉप मैनेजमेंट ने इलेक्ट किया होता है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसीजन लेते हैं, और उसमें टॉप मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट, इन तीनों मैनेजमेंट के जो डिपार्टमेंट्स हैं उनको कंसल्ट करना पड़ता है। तो कम्युनिकेशन एज वेल एज अप्रूवल ऑफ वेरियस प्रपोजल्स में कोज डिले नॉट ओनली इन टेकिंग डिसीजन बट ऑल्सो एक्टिंग अपॉन देम। तो डिसीजंस लेना, उसको फाइनलाइज करना, प्रपोजल्स को एक्सेप्शन लेना और कम्युनिकेट करना, सबके बीच में अलग अलग लेवल्स में कम्युनिकेट करना, इन सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा डिले हो जाता है। Here the next point is conflict in interest. There may be conflict of interest among various stakeholders of company. सबका व्यू पॉइंट सेम नहीं होगा,
तो कन्फ्लिक्ट तो डेफिनेटली आएगा। एम्प्लॉयज़ फॉर एग्जांपल में भी इंटरेस्टेड इन हायर सैलरीज, एम्प्लॉयज़ को ये कहना होगा कि हमें सैलरीज ज़्यादा मिले। कंज्यूमर चाहता है कि हमें हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स मिले और कम से कम प्राइस पे। शेयर होल्डर चाहते हैं कि हमें रिटर्न्स ज़्यादा मिले डिविडेंड की फॉर्म में। तो ये सबके ओपिनियंस अलग अलग हैं, तो उस केस में मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज ओलिगार्चिक मैनेजमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। यू हैव टू लिसन दिस पॉइंट वेरी केयरफुली। Company is a democratic institution where board of directors are representative of shareholders. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन होते हैं? जो शेयर होल्डर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। हु आर द ऑनर्स? शेयर होल्डर्स जो कि ऑनर होते हैं, उनमें से ही कुछ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हमने इलेक्ट किए होते हैं। एक्चुअल में प्रैक्टिस में क्या होता है, बहुत लार्ज साइज कंपनी ऑर्गेनाइजेशन जिसके शेयर होल्डर्स ऑल ओवर द कंट्री में स्प्रेड होते हैं। ऑनर्स का मिनिमम इन्फ्लुएंस होता है बिजनेस को रन करने में और कंट्रोल करने में, तो जिसकी वजह से शेयर होल्डर्स डिसीजन मेकिंग में एंटर नहीं कर पाते, उनका जो रोल है बहुत ही स्मॉल रह जाता है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपने हिसाब से अपनी फ्रीडम के अकॉर्डिंग डिसीजन ले लेते हैं और समटाइम वो शेयर होल्डर्स को वो डिसीजंस एक्सेप्टेबल नहीं होते। तो जो शेयर होल्डर्स हैं वो डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाते क्योंकि वो डे टू डे जो मीटिंग्स हो रही हैं उनमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाते, वो पहुंच नहीं पाते। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फ्रीडम में आके अपने हिसाब से वो कुछ डिसीजंस ले लेते हैं। तो समटाइम दिस में क्रिएट डिससेटिस्फैक्शन अमंग शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स को वो डिसीजन पसंद नहीं होते, बट वो ना तो उस मीटिंग में पहुंच पाते हैं, ना अपने कोई व्यू पॉइंट्स दे पाते हैं। तो डिससेटिस्फाइड शेयर होल्डर्स इन द एंड सेल द शेयर्स एंड एग्जिट द कंपनी। दिस इज कॉल्ड ओलिगार्चिक मैनेजमेंट। डिससेटिस्फाइड शेयर होल्डर्स लीव द कंपनी एंड सेल द शेयर्स। Now the next topic is type of companies, that is categorized into two parts. One is public company, another is private company. Let me discuss the meaning of private company first. A private company means a company which restrict the right of members to the transfer its shares. Private company के जो members हैं वो अपना share transfer नहीं कर सकते। Has minimum of 2 and maximum of 200 members. मिनिमम 2% से प्राइवेट कंपनी स्टार्ट हो जाती है और मैक्सिमम इसमें 200 मेंबर्स होते हैं एक्सक्लूडिंग प्रेजेंट एंड पास्ट एम्प्लॉइज। डज नॉट इनवाइट पब्लिक टू सब्सक्राइब टू इट्स सिक्योरिटीज। इसमें जनरल पब्लिक को इनवाइट नहीं किया जाता शेयर्स बाय करने के लिए। लेट मी क्लियर यू सम प्रिविलेजेस दैट प्राइवेट कंपनी इज हैविंग एज अगेंस्ट पब्लिक लिमिटेड कंपनी। A private company can be formed only by 2 members, whereas 7 people are required to form a public company. प्राइवेट कंपनी को स्टार्ट करने के लिए 2 मेंबर्स चाहिए, लेकिन पब्लिक कंपनी 7 मेंबर से ही स्टार्ट की जा सकती है। सेकंड पॉइंट इज देयर इज नो नीड टू इशू प्रोस्पेक्टस एज पब्लिक इज नॉट इनवाइटेड टू सब्सक्राइब टू शेयर्स ऑफ प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी के शेयर्स जनरल पब्लिक ने नहीं बाय करने, इट इज़ नॉट अलाउड, वो नहीं बाय कर सकते, तो उनको प्रोस्पेक्टस इशू करने की जरूरत नहीं पड़ती। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स कैन बी डन विदाउट रिसीविंग मिनिमम सब्सक्रिप्शन। लेट मी क्लियर यू द मीनिंग ऑफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन। हमारा आगे 7 चैप्टर है फॉर्मेशन ऑफ कंपनी का, उस चैप्टर का छोटा सा ये टॉपिक यहाँ पे डिस्कस करा हुआ है। मिनिमम सब्सक्रिप्शन का मतलब है जितने कंपनी ने शेयर्स इशू करे हैं उसमें 90% शेयर्स पब्लिक खरीद ले, बाय कर ले, सब्सक्राइब कर ले, तभी वो कंपनी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन ये जो पॉइंट है ये पब्लिक कंपनी के लिए है, प्राइवेट कंपनी के लिए नहीं है। अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स कैन बी डन विदाउट रिसीविंग मिनिमम सब्सक्रिप्शन इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव किए बिना ही अपना बिजनेस को कंटिन्यू कर सकती है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कैन स्टार्ट बिजनेस एज सुन एज रिसीव्स द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जैसे ही उसको मिल तो प्राइवेट कंपनी अपना बिजनेस कंटिन्यू कर लेती है। द नेक्स्ट पॉइंट इज प्राइवेट कंपनी नीड्स टू हैव ओनली 2 डायरेक्टर एज अगेंस्ट मिनिमम ऑफ 3 डायरेक्टर्स रिक्वायर्ड इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी के लिए 2 डायरेक्टर्स चाहिए और पब्लिक कंपनी के लिए कम से कम 3 डायरेक्टर्स रिक्वायर्ड। However, the maximum number of directors for both type of company is 15. दोनों कंपनीज 15 से ज़्यादा डायरेक्टर्स नहीं हायर कर सकती। लेट मी क्लियर यू द मीनिंग ऑफ पब्लिक कंपनी। अ पब्लिक कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज़ नॉट अ प्राइवेट कंपनी एज पर कंपनीज एक्ट 2013। अ कंपनी इज अ पब्लिक कंपनी विच हैज़ मिनिमम 7 मेंबर्स एंड नो लिमिट ऑन मैक्सिमम मेंबर्स। कम से कम 7 मेंबर और मैक्सिमम मेंबर्स की पब्लिक कंपनी के केस में कोई लिमिट नहीं होती। हैज़ नो रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफ़र ऑफ सिक्योरिटीज़, ये अपने शेयर्स ट्रांसफ़र कर सकती है, प्राइवेट कंपनी नहीं कर सकती, तो इसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। पब्लिक कंपनी कैन ट्रांसफ़र शेयर्स। नो प्रोहिबिटेड फ्रॉम इन्वाइटिंग पब्लिक टू सब्सक्राइब टू इट्स सिक्योरिटीज़, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि वो पब्लिक को इन्वाइट नहीं कर सकती शेयर्स बाय करने के लिए, इसके शेयर्स पब्लिक ही बाय करती है।
It is mandatory for public company to invite general public to subscribe for shares. Public company के shares general public ने ही subscribe करने होते हैं, इसको prospectus required. Here one more category of company is one person company. With implementation of Companies Act 2013, a single person can constitute a company. 2013 कंपनीज एक्ट ने की जब इम्प्लीमेंटेशन हुई तो उसमें वन पर्सन कंपनी भी अलाउ कर दिया गया. वन पर्सन कंपनी कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हो गया. द इंट्रोडक्शन ऑफ ओपीसी इन अ लीगल सिस्टम इज अ मूव दैट वुड इनकरेज कॉर्पोराइजेशन ऑफ माइक्रो बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप. जो स्मॉल बिजनेस है उनको इनकरेज करने के लिए ये लीगल सिस्टम में इसको इंट्रोड्यूस किया गया. वन पर्सन कंपनी इज अ कंपनी विद ओनली वन पर्सन एज अ मेंबर. इसमें सिर्फ एक ही पर्सन मेंबर होगा जो कि शेयर होल्डर होगा कंपनी का. वो सारे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जैसे बेनिफिट्स ले सकता है. लेट मी डिस्कस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वन पर्सन कंपनी विद यू. ओनली अ नेचुरल पर्सन हु इज़ एन इंडियन सिटीजन एंड रेजिडेंट इन इंडिया. इसका जो पर्सन होगा, वन पर्सन होगा जो कंपनी के नेम से होगा, वो नेचुरली इंडिया का सिटीजन रहना चाहिए. शेल बी एलिजिबल टू इनकॉर्पोरेट वन पर्सन कंपनी. वो नेचुरल पर्सन ही वन पर्सन कंपनी इनकॉर्पोरेट करने के लिए एलिजिबल है. शेल बी अ नॉमिनी फॉर सोल मेंबर ऑफ वन पर्सन कंपनी. वो नॉमिनी सिर्फ इसी कंपनी का नॉमिनी होना चाहिए, ये नहीं कि वो अलग अलग कंपनीज का नॉमिनी है. नो पर्सन शेल बी एलिजिबल टू इनकॉर्पोरेट मोर देन वन पर्सन. एक से ज़्यादा पर्सन इसको कंपनी को इनकॉर्पोरेट नहीं कर सकता. और बिकम नॉमिनी इन मोर देन वन सच कंपनी. पहले भी बताया मैंने, वो नॉमिनी एक ही कंपनी का नॉमिनी होगा, इसी कंपनी का वन पर्सन का, वही सेम पर्सन नॉमिनी अनदर कंपनीज का नहीं बन सकता. नो माइनर शेल बिकम मेंबर ऑफ नॉमिनी ऑफ वन पर्सन कंपनी. वन पर्सन कंपनी का नॉमिनी जो है वो माइनर भी नहीं बन सकता. ऑल कैन होल्ड शेयर्स विद बेनिफिशियल इंटरेस्ट. ना ही वो शेयर्स इसके ले सकता है एज अ बेनिफिशियल इंटरेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से. सो इट इज़ माई रिक्वेस्ट टू डू ऑल द क्वेश्चंस ऑफ वर्कशीट इन योर नोटबुक. रीड ऑल केस स्टडी फ्रॉम सुभाष देव बुक. स्टे होम, स्टडी हार्ड. थैंक यू.